हेलो स्टूडेंट। आज की ये वीडियो भी आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ है, जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो है वो मालूम करना सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड के लिहाज से। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं मैट्रिक्स मेथड या इन्वर्स मेथड के मदद से। और ये जो सवाल लिया गया है ये आपके सिंध बोर्ड की जो बुक है 19.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं आप लोगों को क्रैमर्स रूल से करवा चुका हूँ, वो इम्पॉर्टेंट मेथड था और उसकी भी एक वीडियो आपके पास मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक दे दूँगा, आप वो भी देख लीजिएगा। और इन दोनों मेथड के हवाले से एक बात बताता चलूँ कि ये दोनों टॉपिक जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई सा भी एक टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप लोगों को दोनों मेथड की प्रैक्टिस करनी है। बुक के अंदर आपके जो सवाल दिए हुए हैं उसे मैट्रिक्स मेथड से भी करना है और इन्वर्स मेथड से भी प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली आपको मेथड सीखना है। इक्वेशन तो आपको कोई सी भी मिल जाए, आप उसको मेथड आपको आता होगा तो आप हर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड को सीखने पे फोकस कीजिएगा। तो पहला सवाल जो है वो मैं क्रैमर्स रूल से बता चुका हूँ। आज मैं दूसरा सवाल लेकर आया हूँ और इसे मैं करने जा रहा हूँ मैट्रिक्स मेथड से या इन्वर्स मेथड से। तो कैसे होगा, तो चलें देखें। सबसे पहले ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर पहले x हमें दिया हुआ है, जबकि दूसरी इक्वेशन के अंदर x बाद में दिया हुआ है। और पहली इक्वेशन के अंदर y बाद में दिया हुआ है और दूसरी इक्वेशन में y पहले दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, इसको अरेंज करेंगे। क्रैमर्स रूल में भी हम अरेंज करते थे, यहाँ पर भी हम इसको बिल्कुल वैसे ही अरेंज करेंगे। और अरेंज करने का तरीका ये होगा कि दोनों x जो हैं वो एक साथ ही होने चाहिए, मतलब पहली पोजीशन पे दोनों के x होने चाहिए और y जो है वो दूसरी पोजीशन पे होने चाहिए, जबकि इक्वल टू के बाद कांस्टेंट नंबर जो हैं वो लिखे हुए होने चाहिए। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, पहला स्टेप हमें इक्वेशन को अरेंज करना है। अगर हम ये स्टेप नहीं करते हैं तो इसका नुकसान ये होगा कि हम जब इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो गलत होगी। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो सबसे पहला स्टेप हमने इक्वेशन को अरेंज कर लिया, फिर उसके बाद पूरी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है कि आपके पास पहला मैट्रिक्स बनेगा ये 2/2 ऑर्डर का होगा, ठीक है जी। दूसरा मैट्रिक्स जो है ये 2/1 ऑर्डर का होगा, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और तीसरा मैट्रिक्स इक्वल टू के बाद बनेगा, ये भी 2/1 मेथड का ऑर्डर का होगा। अच्छा जी, इस तरह से बनाने के बाद सबसे पहला जो मैट्रिक्स बनेगा वो कोफिशिएंट का होगा। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, x के y के कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन के x को एक साथ लिखा है, ये देखें, ये दोनों x के कोफिशिएंट हैं ये हमारे पास ये, और इसके बाद y के कोफिशिएंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये हमने x को और y को अरेंज करके लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो 2/1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें जो पहले नंबर पे जो आ रहा है, देखा इक्वेशन से हम ऐसे चलेंगे, यानी लेफ़्ट टू राइट चलने पर पहले हमें कौन मिल रहा है, x, तो हम उसे पहली रॉ में लिख देंगे x को। और दूसरे नंबर पे आ रहा है y, तो हम उसे y को दूसरी रॉ के अंदर लिखेंगे, ठीक है जी। ऐसे ही करेंगे, जबकि इक्वल टू के बाद जो नंबर है उनको बिल्कुल वैसे ही ऊपर नीचे लिख दिया जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। इस तरह से हम इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आएंगे। हमारे दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तीसरा स्टेप हमारा ये है कि हम इन इक्वेशंस जो मैट्रिक्स हैं इनको क्या करेंगे, हम a, x और b में कन्वर्ट कर देंगे। यानी लेट कर लेंगे हम a को कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो था उसे a सपोज कर लेंगे, और जो वेरिएबल मैट्रिक्स था उसे हम x सपोज कर लेंगे, और जो कांस्टेंट था उसे हम b सपोज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने इनकी सपोजिशन कर ली। अब हमारे पास अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो इक्वेशन जो मैट्रिक्स हमारे पास थी, इस तरह से इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आए थे, अब हम इसको अल्फ़ाबेट्स में लेकर आ गए। तो आप देखें a पहले लिखा हुआ है,
ये हमारे पास a लिखा हुआ है, उसके बाद ये x लिखा हुआ है और ये b लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इक्वेशन की शक्ल में लिख लिया। अब हमें बेसिकली हमें जो वैल्यू निकालनी है वो x मैट्रिक्स की वैल्यू, यानी इस वाले मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल मौजूद हैं। तो हम इसको यहाँ पर जैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको एक तरफ अलग कर लेते हैं और बाकी जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको उधर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चेंजिंग आएगी, जब इक्वेशन को में से a को इधर से उधर भेजेंगे तो यहाँ पर ये a जो है ये इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इन्वर्स आ गया और इसको b से मल्टीप्लाई करना है। देखिए एक चीज़ का ख्याल यहाँ पे रखिएगा कि x इज़ इक्वल टू हमेशा a इन्वर्स b लिखिएगा, कभी भी ये मत लिखिएगा कि b इंटू a इन्वर्स, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज़ आपने कभी नहीं लिखनी। ये मैं लिखकर और इसे मैं काट दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये नहीं लिखना है, हमेशा ये लिखना। ठीक है जी, और उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देंगे हम, ये हमारी इक्वेशन है जिससे हमें x मालूम हो जाएगा। तो हमने इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पर हमने एक नई चीज़ मिल गई a इन्वर्स, और a इन्वर्स को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है कि हमने a इन्वर्स को निकालना सीखा था पिछली वीडियो के अंदर, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इसकी वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा। इन्वर्स कैसे निकालते हैं उसमें जो है वो 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर के इन्वर्स निकालने का मेथड मौजूद है, और वो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, a इन्वर्स किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इसकी मदद से a इन्वर्स हासिल होगा, लिहाजा हमने इसे भी इक्वेशन 2 कह दिया, ताकि हम इसकी जो इक्वेशन 2 को मालूम करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए पहले हम उसको निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास a इन्वर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि हमेशा डिटर्मिनेंट को पहले निकालते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ये 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, और अगर इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए पहले हमें डिटर्मिनेंट को निकालना है। तो हमने डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट का फार्मूला लिख दिया है। डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या होता है, AD माइनस BC, और डिटर्मिनेंट की अगर आप लोगों ने डिटर्मिनेंट को भी नहीं देखा हुआ, नहीं आता आपको डिटर्मिनेंट निकालना, तो डिटर्मिनेंट की भी एक वीडियो मौजूद है जिसमें 2x2 3x3 दोनों के डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका जो है वो दे दिया गया है। मैं उसका भी लिंक आप लोगों को दे दूंगा, पहले आप उसको देखिएगा ताकि ये सवाल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप लोगों ने डिटर्मिनेंट नहीं आता तो पहले डिटर्मिनेंट निकालना सीखें। तो जी, डिटर्मिनेंट के लिए क्या होता है, AD माइनस BC, और AD माइनस BC के लिए हमारे पास मैट्रिक्स में AD क्या है ये देखें, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है, और ये हमारे पास D है। तो AD का मतलब है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दोनों 2 मल्टीप्लाई हो गए, और BC का मतलब है -4 और 3, और ये रहा -4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 4 और 4 3 12, और माइनस माइनस प्लस, और इसका आंसर हमारे पास डिटर्मिनेंट का क्या आ गया, 16 आ गया। 0 नहीं आ रहा, लिहाजा इसका इन्वर्स पॉसिबल है और इसका सॉल्यूशन सेट भी पॉसिबल है। ठीक है जी, तो उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। क्या करते हैं, AD की जगह चेंज करते हैं, BC की साइन को चेंज करते हैं। अगर एडजॉइंट निकालना भी नहीं आता तो एडजॉइंट की वीडियो भी है, उसका भी लिंक आप लोगों को दे दूंगा। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये आपने करनी है ताकि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं वो सब आपको अच्छी तरह से समझ में आएँ। तो उसका भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। देखें, AD की जगह को चेंज करना है तो A और D इत्तेफाक से यहाँ पे दोनों ही 2 हैं, तो हम इसकी जगह चेंज भी करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा। तो लिहाजा हमने इसकी जगह चेंज कर दी है, लेकिन यहाँ पर करना ना करना बराबर ही है। लेकिन B और C की साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 4 की साइन अब यहाँ पे पॉजिटिव हो चुकी है, जबकि C हमारे पास नेगेटिव हो चुका है क्योंकि C पॉजिटिव था। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया है। एडजॉइंट के बाद इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तमाम वैल्यू हम एडजॉइंट की वैल्यू और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, A इन्वर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये इक्वेशन 2 हमारे पास है। अब देखें, इस स्टेप के अंदर मैंने तमाम वैल्यूज़ को रख दिया है। डिटर्मिनेंट की जगह ये 16 लिख दिया है क्योंकि इसकी वैल्यू 16 आ रही है,
उसके अलावा ऊपर से जो हमने एडजॉइंट निकाला था वो यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज़ हमने लिख दिया है। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ चुका है। मल्टीप्लाई करना है कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मना करूंगा फ़िलहाल कि ना करें, इससे एक आपकी थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। क्या होगा वो भी हम आगे चल के देखते हैं। तो ये हमारे पास इन्वर्स आ चुका है। इन्वर्स के आ जाने के बाद हम ए इन्वर्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी, और x क्या था, ये वाला मैट्रिक्स था, x मैट्रिक्स जिसके अंदर वेरिएबल मौजूद थे x और y। ए इन्वर्स के लिए हमारे पास ये पूरी चीज़ जो यहाँ से यहाँ तक है ये हमारे पास ए इन्वर्स है, तो ये हमने ए इन्वर्स की जगह पे लिख दिया। और बी मैट्रिक्स ये हमारे पास था, तो ये हमने लिख दिया। अब मैं आपसे कहूँगा कि पहले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो फिर 1/16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, अगर नहीं आता तो इसकी भी एक वीडियो मौजूद है, मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कैसे होती है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, और ताकि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल में अगर बात करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और सिर्फ आप लोगों को ये बताऊँगा कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों की आसानी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने वाइट कलर के जो रॉ बनाई है, यहाँ पर वो एरो जो बनाया है ये और ये एरो ये शो कर रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब ये 2 पहली रॉ का पहला एलिमेंट 2 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये यहाँ पे लिख दिया, और 4 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये यहाँ लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी रॉ को मल्टीप्लाई किया है, इसके एक ही कॉलम है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिहाजा 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 12 और 0 से। बिल्कुल ऐसे ही 3 जो है वो -12 से मल्टीप्लाई हुआ -3, और 2 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर लिख दिया गया। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हुए आपस में, 12 2 ज़ा 24 आ गया, और 4 0 ज़ा 0, जबकि 12 3 ज़ा 36 आ गया, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ गया। ये हमारे पास इसका जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो गई। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बचे हैं सिर्फ -24 और 36। अब हमारे पास कोई काम नहीं है, तो लिहाजा हम इसको 1/16 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था पहले, उसकी वजह ये बता दूं। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले कर देता तो ये फ्रैक्शन में आ जाता, और फ्रैक्शन में आने के बाद इसको जब ऐड करते तो फिर एलसीएम लेना पड़ता। तो मैंने एलसीएम से आप लोगों को बचाने के लिए मना किया है कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बस इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये 1/16 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें यहाँ पर 1/16 जो है ये 24 से मल्टीप्लाई हो गया है, और 36 से मल्टीप्लाई हो गया है। दोनों से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसके बाद आपको मालूम है ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो लिहाजा इसको काट कूट के जो कुछ बचा है वो क्या बच रहा है, 3/2 बच रहा है माइनस का यहाँ से, जबकि नीचे जो है ये बच रहा है 9/4 बच रहा है। ठीक है जी। तो 9/4 और माइनस का 3/2 ये हमारे पास बच रहा है। अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स बचे हैं जो कि इक्वल हैं, यानी कि इनके बीच में इक्वल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो माइनस का 3/2 है, और y की वैल्यू जो है वो 9/4 है। ठीक है जी। तो x और y की वैल्यू आ गई। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, लेकिन इसका आंसर हमें सोल्यूशन सेट में लिखना होगा। और सोल्यूशन सेट में लिखने के लिए हमें एक चीज़ का ख्याल करना होगा कि ये हमारे पास एक करली ब्रैकेट बनाना होगा, और करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमेशा पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी, और इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो भी समझ में आ गई होगी। मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वो सवालात आपको पेपर के अंदर ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और अगली दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।